तो हम इतिहास देखेंगे, ऑप्शनल जो विषय है, वैकल्पिक विषय बोलते हैं। देखिए पहली बात तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या है? सिलेबस में सिंधु सभ्यता है, इसका उद्गम, विस्तार, इसकी विशेषता, महानगर, व्यापार, संबंध, इसके ह्रास के का, जीविता कैसी थी, फिर आएगा वैदिक युग। अभी बताएंगे ये कवर कैसे करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि 1.5 महीने का समय है, इतनी जल्दी कवर करना बहुत लंबा चौड़ा गेम है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी सी, तब वो जाके कवर हो पाएगा। करीब 6 पेज में इसका मतलब आसान नहीं है, ठीक है, बताएंगे कैसे होगा। वैदिक युग, वैदिक साहित्य, वैदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र, जैसे प्रश्न भी दिए थे एक दिन, देखिए। सिंधु सभ्यता, जैविक संस्कृति के बीच असमानताएं समानताएं, ये प्रश्न दिए हुए हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिरूप, महान धार्मिक विचार और इस समय के रीति रिवाज, ठीक है, ओके, ये करिए। अगला जो है, उसके बाद मौर्य काल से पहले की बात, धार्मिक आंदोलन जो हुए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी जो धर्म रहे हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी रही, मगध राज्य जो रहा, इसका गणतंत्र और इसकी वृद्धि देखनी है, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य में आएंगे। मौर्य साम्राज्य जब देखेंगे तो इसमें साधन है, साम्राज्य प्रशासन का उद्भव, वृद्धि, इसका पतन कैसे हुआ, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी रही, अशोक की नीतियां, साथ में उसके सुधार काल। मौर्योत्तर काल, उत्तरी दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, संस्कृत, प्राकृत, तमिल धर्म, जो महायान का उदय हुआ, ईश्वरवादी उपासना का समय रहा है। इस समय कला जो रही, गांधार, मथुरा, अन्य जो स्कूल रहे हैं। फिर केंद्रीय एशिया से संबंध, सेंट्रल एशिया से इनके संबंध जो रहे हैं। कनिष्क वनिष्क का समय है ना मेरे ख्याल से ये वाला, 200 बीसी से 300 ईसवी सन तक का समय है, ठीक है। मौर्य काल के, मौर्योत्तर काल। फिर गुप्त काल में चलेंगे कि गुप्त साम्राज्य का उदय, उसका पतन कैसे हुआ, वाकाटक जो रहे हैं, प्रशासन, समाज, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी रही, साहित्य, कला, धर्म इनका कैसा रहा, दक्षिण पूर्व एशिया से इनका संबंध कैसे रहा है। फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल है ये, 500 से 700 ईस्वी सन के बीच का समय है। इसमें क्या है, इसकी पृष्ठभूमि देखनी है मुख्य, ठीक है। फिर गुप्त राजा हर्षवर्धन, उसका काल, बादामी के चालुक्य हैं, पल्लव समाज, प्रशासन, कला, अरब विजय। इस समय में जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ज्ञान का पुनरीक्षण हुआ है, ये भी करना है, ये भाग का है। भाग खा में क्या है, मध्ययुगीन भारत है, 750 से 1200 के मध्य, जो हमने आपको प्रश्न भी दिया था, अब दिए थे ना हम इस पे। इसमें राजनीतिक, सामाजिक दशा है, राजपूत हैं, उनकी नीतियां, सामाजिक संरचना है, व्यापार और वाणिज्य इसमें देखेंगे, कला, धर्म, दर्शन है, शंकराचार्य हैं इसमें, तटवर्ती क्रियाकलाप देख लेंगे, अरबों से संबंध कैसे रहे, आपसी, सांस्कृतिक, इनका प्रभाव कैसा रहा है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। साथ ही इसमें महमूद गजनवी का आक्रमण से पहले जो भारतीय समाज रहा है,
जो अल बरूनी ने जिसका वर्णन किया है। अभी तक 3-4 प्रश्न हुआ है ना इसमें, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं हुआ है। फिर 1200 से 1765 के बीच वाला समय देखेंगे। उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तान हैं, इनकी नींव पड़ी, कारण है, परिस्थितियां क्या रही हैं, भारतीय समाज का उस पर क्या भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा इनका। फिर खिलजी साम्राज्य आएगा, मतलब ये दिल्ली सल्तनत वाला समय है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पूरा देख लेंगे। राज्य का स्वरूप कैसा रहा, इनकी विशेष राजनीतिक विचार, संस्थाएं, कृषक संरचना रही है, संबंध इनके कैसे रहे हैं। ठीक है, व्यापार, लघु वाणिज्य रहे, शिल्पकार, कृषक, नवीन शिल्प, उद्योग, प्रौद्योगिकी, ये सब चीजें इसमें देखेंगे हम। इनके पढ़ने का भी बताएंगे कैसे करेंगे हम। और 15 दिन खाली कर लेंगे, तो 15 दिन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सही में आधा ज्यादा कवर हो चुका है। 15 दिन में कवर करेंगे आधा ज्यादा इतिहास। ठीक है, फिर इतिहास के स्रोत देखेंगे, प्रमुख इतिहासकार, शिलालेख, मंत्रियों का विवरण जो रहेगा, वो चीजें। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है, बाबर की चढ़ाई होगी, उसमें हिंदुस्तान में राजनीतिक सामाजिक स्थिति कैसी रही है, बाबर और हुमायूं, भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण, क्योंकि इसी समय लगभग रहा है ये, है ना। सूर आएगा, जो हकीम खान सूर, वो क्या नाम उसका था, शेरशाह सूरी, सूरवंश। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार फिर देखेंगे, मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषा, साहित्य की वृद्धि, कला, वास्तुकला का विकास, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है, राजनीतिक विचार, संस्थाएं हैं मुगल साम्राज्य की, प्रकृति कैसी रही, भू राजस्व प्रशासन कैसा है, मनसबदारी, जागीरदारी पद्धतियां, भूमि संरचना, जमींदारों की भूमिका, खेतिहर संबंध, सैनिक संगठन, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां भी देखनी पड़ेंगी हमको, क्योंकि अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक तो धार्मिक नीतियां लगभग सेम रही हैं। औरंगजेब के आने के बाद ही इनमें थोड़ा परिवर्तन आने लगता है। और आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, औरंगजेब के समय में ही आगरा और मथुरा के जाटों ने कई बार विद्रोह किया था। जबकि आपको पता, उसी का पिता है शाहजहां, जिसने ताजमहल का जब निर्माण करवाया, जिस जमीन पर ताजमहल का निर्माण करवाया है, वो जमीन 40 एकड़ में फैली हुई है, याद रखना। और 40 एकड़ जो जमीन है, वो किसी और की नहीं है, जाटों से खरीदी गई है, वो जाटों की जमीन थी। मतलब शाहजहां का ये अच्छा हो रहा ना संबंध, इसीलिए जाटों ने ऐसा किया, विद्रोह नहीं किया, विरोध नहीं किया इस बात का। हिंदू मुस्लिम संबंध है, एकीकरण की प्रवृत्ति, संयुक्त संस्कृति जो कुछ रही 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच वाली रही है। मुगल साम्राज्य का विघटन भी होता है, क्योंकि 1765 तक की बात हो रही है, तो 1700, क्योंकि प्लासी का युद्ध भी हुआ है, इसके आगे भी है। खंड दूसरा है, ये चलेगा आपका, आधुनिक भारत, बहुत बड़ा है ये तो, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। ऐतिहासिक शक्तियां हैं, इनके कारक हैं, जिनकी वजह से अंग्रेज भारत का पर आधिपत्य कर लिए। विशेषता इनमें बंगाल बताएंगे, बंगाल, महाराष्ट्र, सिंध के संदर्भ में। ठीक है, फिर रजवाड़ों पर अंग्रेजों का के प्रभुत्व का विकास देखेंगे, कैसे इन्होंने इस पे कब्जा जमाया, कैसे इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाई। ठीक है, फिर उपनिवेशवाद की अवस्था देखेंगे, प्रशासनिक ढांचा, नीतियों में जो परिवर्तन आया है, वो चीजें देखेंगे। अंग्रेजों की नीतियां हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम। फिर ब्रिटिश आर्थिक नीति, उनका प्रभाव क्या रहा, कृषि का वाणिज्यीकरण देखेंगे, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता है, कृषि श्रमिक हैं, श्रमिकों की वृद्धि, दस्तकारी उद्योगों का विनाश सबसे बड़ा कारण। ठीक है, ये चीजें इसमें हैं। भारतीय समाज के
जीवन के प्रभाव देखेंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखेंगे, सुधारकों के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक विचार, उनकी भविष्य जो दृष्टि रही है, 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण का स्वरूप देखेंगे, उनकी सीमाएं कैसी रही, कितनी देखो ये सीमाओं का जो सिस्टम है ना, एक हमने जीएस में प्रश्न कई बार करवाया है, आप लोगों ने लिखा नहीं वो अलग बात है। हमने लिखवाया ना 19वीं शताब्दी का जो राष्ट्रवाद रहा है उसकी सीमाएं क्या थी, आलोचनात्मक विवरण दीजिए। हालांकि प्रश्न तो वो जीएस का ही था, लेकिन अगर आपको वो प्रश्न लिखना आ गया तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। जातिगत आंदोलन रहे विशेषकर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के संदर्भ में देखेंगे, नागरिक विद्रोह हुए हैं 1857 का, इसमें नागरिक विद्रोह कृषक विद्रोह है, नील बागान के संबंध में देखेंगे। दक्षिण का दंगा जो है मोपला ये भोपला बगावत जो रहा है मोपला वाला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय देखेंगे, उनका विकास, इसमें भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार, प्रारंभिक राष्ट्रवादी नीतियां कैसी रही, कार्यक्रम इनके, उग्र क्रांतिकारी दल रहे हैं, ठीक है, ये सारी हम देखेंगे। 1909 से 1935 के बीच जो संवैधानिक परिवर्तनों के आजाद फौज देखेंगे, नौसेना का जो विद्रोह रहा, विभाजन की प्राप्ति देखेंगे, ये दूसरे वाले भाग में है, खंड का में है। ठीक है, जो भाग खा है, खंड दूसरे का भाग खा, विश्व इतिहास, अच्छा खासा टॉपिक है। भौगोलिक खोजें हैं, जैसे देखिए एक प्रश्न आता है, कई बार पूछा जाता है प्रश्न, कई बार पूछा भी गया है और नहीं पूछा गया है, तो एक किताब है, किताब का नाम आप लोगों को ध्यान है या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भगवान जाने, लेकिन एक किताब है, अखिल मूर्ति की किताब है वो, अखिल मूर्ति की है, उस पे वो लाल कवर है। अखिल मूर्ति की कई सारी किताबें आती है, लेकिन वो किताब का जो कवर है विश्व इतिहास वाला, उसका कवर ना लाल है, ऊपर एक सुंदर सी महिला हुआ, उसमें एक नेपोलियन का भी चित्र है। ये किताब अगर दिल्ली में मिले तो प्रिंस ले लेना उसको, ठीक है, मुखर्जी नगर का। किस नाम से बोलेंगे तो दोबारा, किस नाम विश्व से का रखे हुए? इतिहास, अखिल मूर्ति, विश्व का इतिहास, अखिल वही मूर्ति जानना राइटर है उसके। कि? हाँ, अखिल मूर्ति राइटर ओके ओके। नाम है। वो जो नहीं है चाय जहाँ पिलाता है, वो नहीं, चाय वाला फूड बनाता है लोग, हमारी दुकान पर कई सारी दुकानें लगी पड़ी, उधर देख लीजिए, उधर मिल जाएगी किताब वो। वही पनवाड़ी की बगल वाली दुकान जो है ना, उसी के यहाँ मिल जाएगी, वो जौनपुर का हमारे है, यूपी का रहने वाला, उसके बगल वाली दुकान पे मिल जाएगा वो किताब, हर हालत में मिल जाएगी, वो रखे रहता है। बाकी जाएंगे किसी के यहाँ तो कुछ ना कुछ पकड़ा देगा, इधर उधर कर देगा वो, ठीक है। भौगोलिक खोजें हैं, सामंतवाद का पतन होगा, पूंजीवाद का प्रारंभ होगा, इसमें पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति, वाणिज्यवाद आएगा, इंग्लैंड में संसदीय का विकास होगा। देखो एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जबकि सारी परिस्थितियां ब्रिटेन के ही पक्ष में रही, लेकिन जागरण का उदय इटली में ही हुआ, स्पष्ट कीजिए, ध्यान रखना इसका, इस प्रश्न का। अखिल मूर्ति वाली किताब पढ़ लेंगे ना, उसमें ठीक है। जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता विश्व इतिहास के ही परिप्रेक्ष्य में, कि जब फ्रांस को छींक आती थी ना, तो पूरा यूरोप छींकने लगता था। ये प्रश्न है, इस पे हंसने की जरूरत नहीं है, हंस सकते हैं थोड़ा सा। फ्रांस की छींक से ही पूरा यूरोप छींकने लगता था,
विवेचना कीजिए। मतलब फ्रांस की क्रांति तो फ्रांस में चल रही थी, पूरा यूरोप परेशान था, वो बचाने के चक्कर में लगा पड़ा था, अपनी सीमाएं सुरक्षित कर रहा था, अपने यहाँ के लोगों को पोलराइज कर रहा था वो, कि नहीं नहीं ऐसा इसमें ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, तुम लोग परेशान ना हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरा निगाह टिकी रहती थी फ्रांस के ऊपर। नेपोलियन बोनापार्ट एक व्यक्ति रहता था फ्रांस में, जो 7 पहाड़ियों से घिरे रोम को भी जीत लिया, पूरे इटली पे विजय प्राप्त किया, विजय अभियान चला के। बोनापार्ट से पहले ना कई सारे अभियान चले, सब के सब मर गया, कोई जाते जाते मर गया, कोई मारा गया। नेपोलियन पहला व्यक्ति था, कहा जाता है, उस सवारी करने जा रहा था, मतलब घोड़े पे बैठने जा रहा था, तो कोई मिला उसको, के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि तुम अपना हाथ दिखाओ। हाथ दिखाया तो उनने बोला कि भाई तुम्हारे हाथ नहीं, तुम जीत नहीं पाओगे इटली को, वापस जाओ, चलो रहने दो, मत जाओ, मारे जाओ। आग रेखा है कौन सी, चाकू वाकू रख, छोटा साइज भी उनकी बहुत छोटी थी। वो घोड़े पर चढ़ते थे ना, तो स्टूल स्टूल मतलब सहारा लेते थे तब पाते थे। तो उन्होंने वो चाकू वाकू जो भी निकाला, अपने हाथ को छोड़ दिया, बोला अब बन गई, अब जा रहे हैं, जीत के आएंगे। बताया जाता है कि उसने इटली को सिर्फ तबाह बर्बाद कर दिया था इटली को। जो कुछ चीजें मिलती थी रास्ते में चलते हुए, वो क्या करता था, अच्छी अच्छी चीजों को फ्रांस भेजता रहता था, पीछे से भेजता रहता, इटली को खत्म करो, वो खाली कर दिया पूरे इटली को उसने। नेपोलियन का नाम है ये। तो नेपोलियन था उस समय जब पूरा यूरोप छींक रहा था, पूरे यूरोप को जुकाम पकड़ लेता था, पूरा यूरोप सर्दी से कांपने लगता था, जब यूरोप में सर्दी हवा या गर्मी वाली हवा चलने लगती थी। कई बार प्रश्न ये भी आ जाए कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी को जिन बातों की उम्मीद भी नहीं थी, फ्रांसीसी क्रांति ने उसे भी प्रदान कर दिया, या फ्रांसीसी क्रांति ने उसको भी सहज बना दिया। ऐसा भी प्रश्न हो, देखो प्रश्न का दायरा कुछ भी हो सकता है, ये नहीं करना फ्रांस की क्रांति का कारण परिणाम विशेषता ये वो, अरे कुछ नहीं भाई, सबको पता है कि कारण परिणाम तो बच्चा भी बता देगा। ऐसे स्टेटमेंट वाला जो प्रश्न आ जाएगा निकल जाती है, पसीना छूटता है उसमें, फिर पंखा चल रहा होगा तब भी पसीना छूटता, ठंडी में भी पसीना छूट जाएगा अच्छे अच्छों का। ये है इतिहास। भूगोल वाले जब ऑप्शनल में चलेंगे ना, और भी अच्छे खासे प्रश्न हैं। ठीक है, यूपीएससी का दिए हैं, यूपीएससी में छोटा मोटा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न का लेवल बहुत, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है सर। अब सही हो गई? ये सर अब अभी सही ठीक है, है? बीच बीच में कट जा रहा है। चलिए, तो इंग्लैंड में इतिहास है 30, यूरोप के इतिहास में इसका क्या महत्व रहा है? प्रभुत्व कि विश्व के वैज्ञानिक
प्रबोधन का अमेरिकन क्रांति ही, इसका महत्व क्या रहा है, अमेरिकन उसके एक एक पॉइंट को, मतलब 600 वर्ड में आपको अपना उत्तर कंप्लीट करना है। तो अगर हमने 7 पॉइंट भी दिए हैं तो 490 शब्द तो इसी में कम। परिचय एक थोड़ा सा दे दो, 30 से 40 शब्द, उसके बाद एक निष्कर्ष भी दे दो, 600 वर्ड कंप्लीट हो गया ना। 6 करीब होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा शब्द बड़ा करके रखो। और कॉपी भरने की जरूरत नहीं है कि एक सुत्ती भी खाली नहीं करेंगे हम कॉपी। एक सूत भर की जगह नहीं छोड़ेंगे, सिस्टम मत अपनाओ। लंबा लंबा लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, दूर दूर लिखो, पढ़ने में मजा आ जाए। डायग्राम ऊपर बना दो ना सबसे पहले, कि हम ये बताएंगे, आसानी हो जाएगी हमको कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। तो विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ है, प्रबोधन का युग, अमेरिकन क्रांति, उसका क्या महत्व रहा है। इसके साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति युग भी देखेंगे। इस बारे में एक प्रश्न चलता है, प्रश्न होता है कि क्रांति पुत्र क्रांति हंता बन गया, स्पष्ट कीजिए। पुत्र है वो नेपोलियन, और वही क्रांति का गलत। कैसे घोटता होगा ये आपको बताना पड़ेगा, इतिहास आप पढ़ेंगे तब बता पाएंगे। तो दोनों चीज यही है, क्रांति का पुत्र भी है, उसका हत्यारा भी यही बनता है। विश्व इतिहास में इसका क्या महत्व रहा है। पश्चिमी यूरोप में सुधारवाद, प्रजातंत्र का विकास, औद्योगिक क्रांति का वैज्ञानिक तकनीकी पृष्ठभूमि। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, देखो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ना। अगर संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप के और भी देश रहे हैं इस मामले में सबसे आगे, लेकिन ऐसा क्या था कि ब्रिटेन में ही इसकी शुरुआत हुई है। यूरोप के औद्योगिक क्रांति की अवस्था, यूरोप सामाजिक तथा श्रम आंदोलन, विशाल राष्ट्र राज्यों का, इटली का एकीकरण, जर्मन साम्राज्य का आबादीकरण, ठीक है, चीन, पश्चिमी शक्तियां के उदय में बड़ी शक्ति के रूप में आधुनिकीकरण, यूरोपीय शक्तियां और ओटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य। प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक सामाजिक प्रभाव क्या रहा है। पेरिस संधि हुई है, वर्षा प्रश्न दिया है ना अभी जल्दी में, क्या नाम आपका, प्रिंस? हमने नहीं, मेरे ख्याल से अमरजीत ने ही दिया था, हम नहीं दिए थे। देखो वो अच्छी नॉलेज बहुत है उसे, बस ही रहती है, इसलिए वो थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं जहां तक हमें पता है। बाकी नॉलेज तो इतिहास में हम कहते हैं, बड़े बड़े टीचर की बात नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल रूप से बता दें तो इसमें हरा नहीं सकता, हो सकता है हम भी पीछे हो जाएं थोड़े से, उन्हें। फिर रूस की क्रांति भी है, रूस में आर्थिक सामाजिक पुनः निर्माण है, इंडोनेशिया, चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है, चीन में साम्यवाद का उदय,
स्थापना कैसे होती है, अरब संसार में जागृति होती है, मिस्र में स्वाधीनता, सुधार है तो कमाल अतातुर्क के अधीन आधुनिक तुर्कों का अधीनता, अरब राष्ट्रवाद का उदय 1929 से 32 का विश्व, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नया व्यवहार कैसा होता है, यूरोप में सर्वसत्तावाद, इटली में मोहवाद, जर्मनी में नाजीवाद, फिर जापान में सैन्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध का उद्गम उसका। ये है आपका सिलेबस पूरा का पूरा। अगर सिलेबस देख लिए मोटा अंदाजा तो लगी कि कहां से पढ़ेंगे, कैसे कवर होगा, क्योंकि समय मान लीजिए 4 तारीख हो गई, कल से लगते हैं मान लीजिए 5 से, क्योंकि 29 दिसंबर को एग्जाम है, बचेगा 1 महीना 20-22 दिन, दो लग जाता है, उहापोह में निकल जाता है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो सबसे बढ़िया चीज है, सॉरी, कि आप PYQ उठ, सबसे सही तरीका बता रहा, सटीक तरीका है ये, उनको पढ़िए, बात सही है, नहीं रखे हैं तो ज्यादा मोटा नोट्स मंगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि GS भी पढ़ना है और हिस्ट्री भी करनी है आपको। GS का मान लीजिए कवर हो चुका है, लगभग पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, सेकंड पेपर भी हो जाएगा 10-12 दिन में, हार्डली हम खत्म कर देंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे तब भी खत्म हो जाएगा 12-14 दिन में। इसके लिए आपको PYQ जरूरी है, बहुत जरूरी है, अच्छा खासा आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिस चल रही है, उस प्रैक्टिस के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो प्रश्न आए हुए हैं उनको तोड़ के, उनको किसी दूसरे से जोड़कर हम वो प्रश्न आप लिखते रहेंगे, आप उन प्रश्नों को लिखते रहिए, आपको उसका वो क्या बोलते हैं, प्रश्न के बाद दिया जाता, वो आपको दे दिया जाएगा, प्रश्न के साथ ही दे दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके आधार साथ में आज तो सिर्फ सिलेबस के ही बात करेंगे हम, कल से जो रेगुलर क्लास रहेगी उसमें हम कुछ टॉपिक्स उनको हम कवर करते रहेंगे बराबर से, ठीक है, ओके। बाकी नो, इग्नू का भी मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, सिद्धांता का भी नोट्स हमारे पास है, सिद्धांता IAS का, इन सब के नोट्स है हमारे पास। तो मुख्य जो टॉपिक होंगे वो हम कवर कर देंगे पढ़ा के, बाकी प्रश्न का दायरा जो रहे कर देंगे, उनको भी समझा देंगे वो कैसे उन्होंने तैयारी कर रखी, फिलहाल से कर देंगे, वो अच्छा करेंगे, हमसे कई ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि वो जॉब भी तो काबिलियत है, इसलिए उनको जॉब भी, वो अपने जॉब करते हैं, तो उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है इस मामले में, हो सकता है क्योंकि एज भी है, लेकिन जो नहीं समझ में आएगा वो हम उनको समझा देंगे, भाई ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। तो ये सिलेबस हम कवर कर देंगे, एग्जाम मान के चलिए कि 10 दिन 15 दिन पहले कवर कर देंगे हम, जिससे आपको रिवीजन का भी समय अच्छा खासा मिल जाए, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बस आपका